जय हिंद। सभी को एमआरजी के जीएस में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं विश्व भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल में सबसे पहले विश्व भूगोल पढ़ेंगे, उसके बाद हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग एमआरजी के जीएस को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक पहुँचे। आज हम लोग विश्व भूगोल पढ़ने वाले हैं पहला दिन में। तो सामान्य परिचय पर सबसे पहले जानेंगे भूगोल है क्या। भूगोल गोलाकार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन है जो मानव के जीवन, क्रियाकलापों और सांस्कृतिक विकास का लेखा जोखा है। भूगोल गोलाकार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन है। भूगोल क्या है? गोलाकार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन है जो मानव के जीवन, क्रियाकलापों और सांस्कृतिक विकास का लेखा जोखा है। आगे देखेंगे, यूनानी भूगोलविद इरेटोस्थनीज 276 ईस्वी पूर्व से 194 ईस्वी पूर्व ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल का प्रयोग किया। सर्वप्रथम भूगोल का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। भूगोल का जनक कहा जाता है किसको? इरेटोस्थनीज को। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। भूगोल यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द का रूपांतरण है जो यूनानी ग्रीक भाषा के जीईओ प्लस ग्राफ्स शब्दों का संयोग से बना है। जीईओ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। जीईओ का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफ्स का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णन करना। यानी ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया है। पृथ्वी का वर्णन यानी कि भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया है। आगे देखेंगे, भूगोल में जो प्रथम सिद्धांत दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं उसको अब हम लोग जानेंगे। भूगोल में प्रथम ज्योग्राफी शब्द के प्रथम प्रस्तावक कौन है? इरेटोस्थनीज। ज्योग्राफी शब्द के प्रथम प्रस्तावक कौन है? इरेटोस्थनीज। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। अब भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट को। आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट को। आधुनिक खगोलिकी के पिता कहा जाता है निकोलस कॉपरनिकस को। आधुनिक खगोलिकी को पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक खगोलिकी के पिता कहा जाता है निकोलस कॉपरनिकस को। मानव भूगोल के पिता विडाल डी लाब्लास। प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता इरेटोस्थनीज। प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता कौन है? इरेटोस्थनीज। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन बहम। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन बहम। मानचित्र कला के पिता कौन है? टॉलेमी। मानचित्र कला के पिता कौन है? टॉलेमी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हैरी हैंस। भारतीय मानचित्र के पिता किसे कहा जाता है? जेम्स रेनल को। भारतीय मानचित्र का पिता किसे कहा जाता है? जेम्स रेनल को। आप सभी लोग कंटिन्यू देखिए, पूरा वीडियो देखिए तभी समझ में आएगा और सुनने से बहुत ही जल्दी याद होता है। तो आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए और सुनिए और समझिए ताकि जो भी क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आप समझ पाएँ। आगे देखेंगे, भौतिक भूगोल के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाओं को सम्मिलित किया गया है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित शाखाओं को सम्मिलित किया गया है। पहला है भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतियों के क्रम विकास का अध्ययन। जलवायु विज्ञान, वायुमंडल, मौसम तथा जलवायु का अध्ययन। जल विज्ञान, जल का परिमंडल अध्ययन। मृदा भूगोल यानी मिट्टी के निर्माण, प्रकार तथा वितरण का अध्ययन। इसी 4 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल क्या है? इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाओं को सम्मिलित किया गया है। मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित शाखाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहला है
सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, जिसमें पहला क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। सामाजिक ढांचे एवं संगठन तथा सांस्कृतिक मूल्यों का अध्ययन। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल में पढ़ना है सामाजिक ढांचे एवं संगठन तथा सांस्कृतिक मूल्यों का अध्ययन। दूसरा है जनसंख्या तथा आवास भूगोल। जनसंख्या तथा आवास भूगोल, जनसंख्या घनत्व, लिंग वृद्धि तथा वितरण का अध्ययन। आगे देखेंगे आर्थिक भूगोल, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन तथा परिवहन का अध्ययन। कृषि भूगोल, पर्यटन तथा व्यापार, परिवहन का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखेंगे ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक प्रक्रियाओं और घटनाओं का अध्ययन, यानी इतिहास में जितना भी घटना हुआ है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसी को कहेंगे ऐतिहासिक भूगोल। आगे देखेंगे राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक घटनाओं, संस्थाओं और व्यवहार का अध्ययन। राजनीतिक में जो भी घटना घटित हुआ है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, उसी को कहेंगे राजनीतिक भूगोल। आगे देखेंगे जीव भूगोल पढ़ेंगे, जीव भूगोल इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती है। जीव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती है, जिसमें पहला है जीव भूगोल, पशुओं के निवास एवं भौगोलिक विशेषताओं का ज्ञान। पशुओं का निवास एवं भौगोलिक विशेषताओं का ज्ञान। दूसरा है वनस्पति भूगोल, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार तथा वितरण का भूगोल। आगे है पारिस्थितिकी विज्ञान, प्रजातियों के निवास, स्थिति तथा क्षेत्र का भूगोल। आगे देखेंगे भूगोल की परिभाषाएं, भूगोल की परिभाषाएं कौन कौन व्यक्ति हैं जो भूगोल के बारे में क्या परिभाषा दिए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है कैलेडियस टॉलमी का कहना क्या था, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अवयव विज्ञान है। किसने कहा था, क्लैडियस टॉलमी ने भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अवयव विज्ञान है। किसने कहा था, क्लैडियस टॉलमी ने। दूसरा है भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। किसने कहा था, स्ट्रैबो ने कहा था। यह किसका परिभाषा दिया हुआ है, स्ट्रैबो का। तीसरा देखेंगे भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। भूगोल में उस चीज का अध्ययन किया जाता है, उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। किसने कहा था, आर्थर होम्स ने। आगे देखेंगे भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा था, कार्ल रीटर का ये परिभाषा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। अगला दूसरा टॉपिक है क्या, ब्रह्मांड। अभी हम लोग सामान्य परिचय जाने हैं भूगोल के बारे में, कौन भूगोल का खोज किए, कौन नामकरण किए और कौन कौन से पढ़ना है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल, भूगोल की परिभाषाएं, ये हम लोग सामान्य परिचय भी जाने हैं। आगे पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आकाश गंगाओं के अंतर्गत अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। आकाश गंगाओं के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब गैलेक्सी हैं। ब्रह्मांड में अनुमानतः कितना अरब गैलेक्सी हैं, 100 अरब गैलेक्सी हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। ब्रह्मांड में अनुमानतः कितना गैलेक्सी हैं, 100 अरब गैलेक्सी हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में क्या है, 100 अरब तारे हैं। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है उसे मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है उसे क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, या उसे को नाम क्या है कहते हैं, आकाशगंगा, या उसी को क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला भी कहते हैं। आगे देखेंगे आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। आकाशगंगा का आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। आगे देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से प्रमुख सिद्धांत जो है उसको हम लोग जानेंगे।
पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। महाविस्फोट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? एब जॉर्ज लेमेंटियर। महाविस्फोट सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया था? सिद्धांत किसने दिया था? एब जॉर्ज लेमेंटियर ने। एब जॉर्ज लेमेंटियर ने। साम्यावस्था या सत्य सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने। थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने। तीसरा है दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत किसने दिया था? दोलन सिद्धांत दिया था डॉक्टर एलन संडेजा। दोलन सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर एलन संडेजा ने। स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत किसने दिया था? अलेन गुथ ने। स्फीति सिद्धांत किसने दिया था? अलेन गुथ ने। आगे देखेंगे, इन सभी सिद्धांतों में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत है। महाविस्फोट सिद्धांत से क्वेश्चन आता है। महाविस्फोट सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया था? एब जॉर्ज लेमेंटियर ने। एब जॉर्ज लेमेंटियर ने। सबसे प्रसिद्ध कौन है? सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत जो कि वर्ष 1920 ईस्वी में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। आगे देखेंगे, प्रारंभ में ब्रह्मांड को जन्म देने वाले पदार्थ लघु गोलक थे। प्रारंभ में ब्रह्मांड को जन्म देने वाले पदार्थ कौन थे? लघु गोलक थे। एक स्थान पर स्थित इन परमाणुओं का आयतन सूक्ष्म और तापमान एवं घनत्व अनंत था। आगे देखेंगे, बिग बैंग सिद्धांत को सिद्ध करने में दो सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिग बैंग सिद्धांत जो है उसको सिद्धांत की भूमिका सिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसका रही है? पहला है अधिक दूरी पर स्थित तारों से विपरीत प्रकाश में रेड शिफ्ट का मापन। अधिक दूरी पर स्थित तारों से विपरीत प्रकाश में रेड शिफ्ट का मापन। दूसरा है अंतरिक्ष में उपस्थित सबसे कमजोर सूक्ष्म तरंगों से उत्पन्न रेडिएशन की उपस्थिति। आगे देखेंगे, इस रेडिएशन की खोज सर्वप्रथम अर्नो पेजियाज तथा रॉबर्ट विल्सन ने की थी। ब्रह्मांड के सदस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में लॉर्ज हेड्रन कोलाइजर LHC नामक वहाँ प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। आगे देखेंगे, रेड शिफ्ट तथा ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट तथा ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट स्पेक्ट्रम लाइंस की लंबे तरंग की ओर विस्थापन की प्रक्रिया को रेड शिफ्ट कहते हैं। रेड शिफ्ट किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम लाइंस की लंबे तरंग की ओर विस्थापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, रेड शिफ्ट कहते हैं, रेड शिफ्ट कहते हैं। आगे देखेंगे, रेड शिफ्ट इस प्रक्रिया में विस्थापित तरंगों का रंग स्पेक्ट्रम में लाल रंग होता है, इसलिए रेड शिफ्ट कहलाता है। रेड शिफ्ट आकाशगंगाओं और खगोलीय पिंड में दिखाई देता है। रेड शिफ्ट कहाँ दिखाई देता है? आकाशगंगाओं और खगोलीय पिंडों में दिखाई देता है। यह प्रक्रिया डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है। यह प्रक्रिया किस पर आधारित है? डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है। आगे देखेंगे, यह भी डॉपलर इफेक्ट के आधार पर काम करता है। यह भी डॉपलर इफेक्ट के आधार पर काम करता है। इसके जरिए हम न केवल एक खगोलीय पिंड की दूरी का अनुमान बल्कि आकाशगंगा की दूरी का अनुमान भी लगा सकते हैं। ब्रह्मांड, अंतरिक्ष तथा कॉस्मोस, समय, अंतरिक्ष तथा इससे संबंधित सभी भाग ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। इसमें सभी प्रकार के ग्रह, उपग्रह, छोटे ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं तथा अंतरिक्ष के सभी पदार्थ शामिल हैं।
आगे देखेंगे अंतरिक्ष की मापन इकाइयाँ। अंतरिक्ष की मापन इकाइयाँ के बारे में जानेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 5.88 गुना 10⁻6 मील। 10⁻6 मील। एक पार्सेक क्या है? यह एक दूरी का मात्रक है। यह दूरी का एक मात्रक है। पार्सेक क्या है? यह दूरी का एक मात्रक है। क्वेश्चन में पूछा जाता है पार्सेक क्या है, तो इसमें ऑप्शन में रहेगा दूरी का मात्रक। तो क्या लगाएंगे ऑप्शन में? दूरी का मात्रक। पार्सेक यह एक दूरी का मात्रक है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। आगे देखेंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी है 4.3 प्रकाश वर्ष। 4.3 प्रकाश वर्ष। आगे देखेंगे मंदाकिनी के बारे में जानेंगे। आगे देखेंगे मंदाकिनी क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मंदाकिनी के बारे में। सौर मंडल में ही पढ़ना है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी क्या होता है? तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत में गैस पुंज होता है। गैस पुंज होता है, मंदाकिनी कहलाता है। मंदाकिनी क्या है? तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत में गैस पुंज होता है, मंदाकिनी कहलाता है, यानी गैलेक्सी कहलाता है। ब्रह्मांड अनंत गैलेक्सियों का सम्मिलित रूप है। ब्रह्मांड क्या है? अनंत गैलेक्सियों का सम्मिलित रूप है। प्रत्येक गैलेक्सी में औसतन 1 लाख मिलियन तारे हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में औसतन 1 लाख मिलियन तारे हैं, जिनका निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन एवं हीलियम की संघटक निहारिकाओं से होता है, यानी नेबुला से होती है। हमारी सौर प्रणाली जिस आकाशगंगा में उपस्थित है उस आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। हमारी सौर प्रणाली जिस आकाशगंगा में उपस्थित है, हमारी सौर प्रणाली जिस आकाशगंगा में उपस्थित है उस आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष तक होता है। आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस के एक बड़े बादल से होता है। आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस के एक बड़े से बादल से होता है। आकाशगंगा का निर्माण किससे होता है? हाइड्रोजन गैस के एक बड़े से बादल से होता है, जिसे नेबुला यानी निहारिका कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? नेबुला यानी निहारिका भी कहा जाता है। नेबुला को ही निहारिका बोलते हैं। आगे देखेंगे ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे हैं। सबसे शीतल और चमकीले तारे कौन हो जाएंगे? ओरियन नेबुला। आगे देखेंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। सूर्य का निकटतम तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आगे देखेंगे ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कुल संख्या लगभग 10,000 मिलियन है। ब्रह्मांड में गंगाओं की कुल संख्या लगभग कितना है? 10,000 मिलियन है। 10,000 मिलियन है। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के निकटतम 2 आकाशगंगाएं हैं। पहला है बृहत मैग्लोनिक मेघ है, दूसरा है लघु मैग्लोनिक मेघ। आगे देखेंगे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का नाम ड्वार्फ मंदाकिनी है। आगे देखेंगे स्थानिक समूह मिल्की वे लगभग 30 आकाशगंगाओं का समूह है, जिसे स्थानिक समूह कहते हैं। हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा की केंद्र बिंदु से दूरी 25,000 प्रकाश वर्ष है। कुछ मिलियन वर्षों बाद मिल्की वे तथा एंड्रोमेडा आकाशगंगा एक हो जाएगी। आगे देखेंगे हॉकल समूह, यह 20 से अधिक आकाशगंगाओं का समूह है जिससे मिल्की वे गैलेक्सी संबंधित है। मिल्की वे सिस्टम हॉकल समूह अधिकृत आयतन के एक छोर पर स्थित है।
आगे देखेंगे ब्लैक होल। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष अवशेष को अपने अंदर समा लेता है। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर क्या करता है, समा लेता है। आगे देखेंगे यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई वस्तु भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं पाती है। ब्लैक होल जो है, इससे जो कोई वस्तु भी गुजरता है तो इससे बच नहीं पाता है। ब्लैक होल संबंधी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने किया। ब्लैक होल संबंधी का जो सिद्धांत है उसका सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? सर्वप्रथम डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने की। आगे जानेंगे क्वासर। क्वासर क्या है? क्वासर क्या है? क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है। क्वासर क्या है? चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्वासर आकार में आकाशगंगा से छोटे होते हैं। क्वासर आकार में क्या होते हैं? आकाशगंगा से छोटे होते हैं, पर आकाशगंगा से अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। आकाशगंगा से छोटे होते हैं लेकिन आकाशगंगा से अधिक ऊर्जा उत्सर्जन करते हैं क्वासर। आगे देखेंगे पृथ्वी के चारों ओर 27 ज्ञात तारा समूह है। पृथ्वी के चारों ओर 27 ज्ञात तारा समूह हैं जो रात्रि को आकाश में दिखाई पड़ते हैं। आगे जानेंगे निहारिका के बारे में। निहारिका को ही क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। निहारिका क्या है? धूल तथा हाइड्रोजन गैस के बहुत बड़े बादल को नेबुला कहते हैं, यानी निहारिका कहते हैं। धूल तथा हाइड्रोजन गैस के बहुत बड़े बादल को क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। तथा इस नेबुला से ही तारों की उत्पत्ति होती है। नेबुला चमकदार या अंधकार युक्त हो सकता है। नेबुला क्या हो सकता है? चमकदार या अंधकार युक्त हो सकता है। अंधकार में नेबुला अवशोषक नेबुला भी कहलाते हैं। अंधकार में जो नेबुला होते हैं वो अवशोषक नेबुला भी कहलाते हैं। कुछ प्रसिद्ध नेबुला के उदाहरण हॉर्स हेड नेबुला, लैगून ईगल तथा कैट आई है। ग्रहीय नेबुला का उपयोग तारों की संख्या ज्ञात करने में तथा आकाशगंगा गतिकी के लंबे समय से सफलतापूर्वक हो रहा है। आगे जानेंगे निहारिका के प्रकार के बारे में जानेंगे। आगे हम लोग इससे आगे नेक्स्ट क्लास में जानेंगे निहारिका के प्रकार। पूरा भूगोल हम लोग खत्म करेंगे। आज शुरू से स्टार्ट किए हैं विश्व भूगोल। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और MRGKGS से जुड़ जाएं ताकि जो भी वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। आज हम लोग पढ़े हैं सामान्य परिचय, पढ़े हैं भूगोल के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में पढ़े हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़े हैं निहारिका के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।